हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अभी रिसेंटली जो हमारी इंडियन आर्मी की जो या इंडियन जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं उनमें जो हमारा INS त्रिशूल है वो कहाँ पर गया था, तो वो अभी रिसेंटली कहाँ पर साउथ अफ्रीका से होकर आया। और जब वो साउथ अफ्रीका से होकर आया तो वो डे कौन सा था, ठीक है, क्यों वो हमारी न्यूज़ में आ गया, उस दिन ऐसा क्या हुआ था साउथ अफ्रीका के अंदर, क्या गांधी जी का उससे रिलेशन है, क्यों हमने इस बार 130th एनिवर्सरी बनाई है वहाँ पर, तो उन सब बातों को जानेंगे आज इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं। जैसा कि आपने न्यूज़ में देखा होगा, ये हमारा क्या है, INS त्रिशूल, और ये इधर कौन है, महात्मा गांधी जी। ठीक है, द INS त्रिशूल, ए लीडिंग बैटल शिप ऑफ द इंडियन नेवी, सेल्ड टू द डरबन पोर्ट। कहाँ पर गया, डरबन पोर्ट इन साउथ अफ्रीका टू ऑब्जर्व द 130th anniversary of an event that happened on the 7th of the June 1893 at the Peter Marisburg railway station। तो ऐसा क्या हुआ था, हुआ था कि जो आज तक वहाँ पर एक स्पेशल इवेंट बनाया जाता है। तो इन सब बातों को आज जानेंगे इस लेक्चर में। तो एज ऑलवेज मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं 60 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो उसके अंदर हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो किसके ऊपर है, महात्मा गांधी जी के ऊपर, वो क्यों न्यूज़ में बने हुए थे। तो देखो, सबसे पहले जानते हैं कि हुआ क्या था पीटर मैरिजबर्ग रेलवे स्टेशन पर। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि जो गांधी जी जो थे वो कहाँ से रिटर्न हुए थे, तो साउथ अफ्रीका से। आप लोगों ने बहुत सी जगह पर पढ़ा होगा 9th of January 1915 को गांधी जी क्या हुए थे, रिटर्न्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका। कहाँ से वापस आए थे, साउथ अफ्रीका से। और जिस दिन आए थे उस दिन हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, NRI डे बनाया जाता है। क्या बनाते हैं हम उस दिन, NRI डे बनाते हैं। ठीक है, तो गांधी जी वहां गए क्यों थे, वापस क्यों आए थे, क्या न्यूज में है, तो उसको समझते हैं। जब गांधी जी वहां पर गए थे तो वो दिन कौन सा था, तो याद रखना गांधी जी वहां पर 7 जून 1893 को गए हुए थे। और जी हाँ, मैं कह सकता हूं कि उस दिन वो वहां कहां पर थे, साउथ अफ्रीका में। हुआ क्या कि गांधी जी ट्रैवल कर रहे थे कहां से, तो मैंने कहा कि यहाँ पर एक स्टेशन है और यहाँ पर दूसरा रेलवे स्टेशन है, इसका नाम क्या था, डरबन। ठीक है, और यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम क्या है, प्रीटोरिया। तो गांधी जी डरबन से प्रीटोरिया जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में एक रेलवे स्टेशन पड़ता है जिसका नाम क्या है, पीटर मैरिजबर्ग। इस पीटर मैरिजबर्ग रेलवे स्टेशन पर देखा गया कि जो गांधी जी थे वो फर्स्ट AC में ट्रेवल कर रहे थे। और आप लोगों को पता होगा कि साउथ अफ्रीका के अंदर पहले जब अंग्रेज रूल करते थे तो वहां पर बहुत ज्यादा क्या हुआ करता था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि काले और गोरे का भेद होता था। और गांधी जी हालांकि इंडिया से थे तो उनका कलर थोड़ा सा ब्लैक था, और जो ब्रिटिशर्स थे वो कभी भी वहां पर लिखा हुआ था साफ साफ कि रेलवे में फर्स्ट AC में कोई भी नॉन ब्रिटिश या कह सकते हो कोई भी ब्लैक पर्सन अलाउड नहीं था। और गांधी जी हालांकि बहुत अमीर आदमी थे तो फर्स्ट AC से जा रहे थे, उनको क्या किया गया, उस दिन ट्रेन से धक्के मारकर निकाल दिया गया। और जैसे ट्रेन से निकाला गया उसी दिन शायद गांधी जी ने कसम खा ली होगी कि मैं एक दिन किसको यहाँ से निकाल दूंगा, ब्रिटिशर्स को। बस वो दिन था, तब से गांधी जी ने वहां पर साउथ अफ्रीका में क्या करना शुरू कर दिया, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए मूवमेंट करने स्टार्ट कर दिए। और मूवमेंट करने जो स्टार्ट कर दिए तो उसी सीक्वेंस में उन्होंने ऐसा क्या क्या किया था वहां पर, उन सबको हम देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर क्या स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है 7 जून 1893 को पूरा वो इंसिडेंट होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, 25 अप्रैल 1997 को नेल्सन मंडेला क्या बनते हैं, वहां के अफ्रीका के प्रेसिडेंट। और जो प्रेसिडेंट होते हैं तो वो जिस दिन गांधी जी को धक्के मारकर निकाला गया था और उसके बाद गांधी जी के एफर्ट की वजह से आगे चलकर ना इंडिया बल्कि जो साउथ अफ्रीका से भी ब्रिटिशर्स को निकाला गया, तो उनके उस एफर्ट्स को ध्यान में रखते हुए इस दिन वहां पर क्या बनाया जाता है, एक इवेंट सेलिब्रेट किया जाता है। और वो इवेंट कब से सेलिब्रेट हो रहा है, तो याद रखना 1997 से। और हर साल इंडिया का कोई ना कोई डेलीगेट उसमें पार्टिसिपेट भी करता है। ठीक है, अब समझना
कि हुआ क्या कि गांधी जी ने वहां पर क्या किया। तो गांधी जी वहां पर कब पहुंचे, तो याद रखना 1893। वो एक लीगल केस लड़ने गए थे, किसका, एक इंडियन, एक कह सकता हूं ट्रेडर होता है दादा अब्दुल्ला खान करके, उनका एक केस लड़ने गए होते हैं, लेकिन वहां पर डरबन से रेलवे स्टेशन से उनको वहां से निकाल दिया जाता है। फिर वो क्या करते हैं, तो 1894 में याद रखना वहां पर नटाल इंडियन कांग्रेस की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो वहां पर क्या करते हैं, ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की जोहान्सबर्ग में 1903 में फॉर्मेशन करते हैं। फिर वो क्या करते हैं, तो उसके बाद 4 जून 1903 को याद रखना महात्मा गांधी ने एक न्यूज़पेपर बनाया, वहां पर चलाया, जिसका नाम क्या था, इंडियन ओपिनियन। अगर पूछे गांधी जी का साउथ अफ्रीका में चलाया गया जो न्यूज़पेपर था वो कौन सा था, इंडियन ओपिनियन। यहाँ पर कौन कौन से चलाए थे, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा, हरिभूमि था, सॉरी हरिजन था उनका, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट कौन सा है, गांधी फेस्ड इम्प्रिजमेंट मल्टीपल टाइम्स ऑफ हिज नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट इंक्लूडिंग द फेमस वोक्स सत्याग्रह। तो याद रखना ये वाला जो सत्याग्रह किया था गांधी जी ने 1913 में, इसके अंदर वोलक्रस्ट जो सत्याग्रह था, इस वोलक्रस्ट सत्याग्रह के लिए उनको जेल भी जाना पड़ा था, ठीक है। गांधी फाउंडेड द फोनिक्स आश्रम। याद रखना ये जो फोनिक्स या फिनिक्स सेटलमेंट है या फिनिक्स आश्रम जिसे कह देते हैं, ये गांधी जी ने डरबन में बनाया था, कब, 1904 में। और यहीं से मैं आपको बता देता हूं गांधी जी ने इंडिया में कौन सा आश्रम बनाया था, साबरमती आश्रम। आप लोगों को पता होगा साबरमती आश्रम। और साबरमती आश्रम कहां पे है, तो अहमदाबाद में साबरमती रिवर के ऊपर। ये कब बनाया गांधी जी ने, 1915 में, अपने सेटलमेंट करने के लिए जब वो यहाँ आ गए। और वहां कौन सा था, फिनिक्स आश्रम, ठीक है। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अब बात आती है कि जब गांधी जी वहां पर थे, तो गांधी जी जब यहाँ पर आए तो गांधी जी ने यहाँ पर कौन कौन से मूवमेंट किए। तो सबसे पहली बात समझना, जब गांधी वहां पर थे, जब वहां पर मूवमेंट कर रहे थे, वहां पर बार बार जेल जा रहे थे, आ रहे थे, वहां पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता था रेशियल बिहाफ पर, वहां पर लोगों से कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, हम सबको एक साथ रह के काम करना है। वो उनकी नालियां साफ कर देते थे, सब काम करते थे मिलजुल कर, लोगों को अवेयर करते थे। लेकिन हुआ क्या, उनको इंडिया बुला लिया गया। और जब वो इंडिया आ जाते हैं 1915 के अंदर, उसके बाद वो इंडिया की हालत देखते हैं तो उनको लगता है कि हमें ऐसा ही कुछ वहाँ यहाँ भी करना होगा। तो जो ब्रिटेन की महारानी थी उसको भी लगता था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो होता क्या है, ये जब आते हैं यहाँ पर तो ये सबसे पहले क्या करते हैं, इंडियन यूथ जो होते हैं उनको अप्रिसिएट करते हैं कि हमें किस में जाना चाहिए, युद्ध में जाना चाहिए, वॉर में जाना चाहिए। क्योंकि उस टाइम पर क्या चल रहा होता है, आपको पता होगा 1914 से 1918 के बीच में क्या चल रहा होता है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा होता है। तो इंडियन यूथ को सबसे ज्यादा कौन इस बात के लिए कहता है कि हाँ तुम चले जाओ, अप्रिशिएट करता है, तो कौन होता है, महात्मा गांधी। इसलिए महात्मा गांधी जी को रिक्रूटिंग सर्जेंट भी कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद जब वो देखती है महारानी की आदमी बदल कैसे गया, ऐसा कैसे हो सकता है, तो वो क्या करती है, गांधी जी को याद रखना केसर ए हिंद का टाइटल दे देती है। कौन सा टाइटल दे देती है, केसर ए हिंद का टाइटल। और याद रखना केसर ए हिंद का टाइटल उनको 1915 में दिया जाता है। और केसर ए हिंद का मतलब होता है किंग ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का सम्राट। और भारत का सम्राट किसे कहा जाता था, क्वीन को कहते थे। याद रखना क्वीन को ये कब दिया गया था, दिल्ली दरबार में। अब आप कहोगे दिल्ली दरबार क्या है, तो याद रखना दिल्ली दरबार 3 बार लगे थे, ठीक है। 1877, उसके बाद 1903 और उसके बाद 1911। इस वाले में 1877 वाले में हमने क्या किया था, वो जो क्वीन थी हमने उसे केसर हिंद का टाइटल दिया था। फिर केसर हिंद का टाइटल वापस से किसको दे दिया गया, तो महात्मा गांधी को भी दे दिया गया। तो गांधी जी की इमेज इतनी हो चुकी थी कि हाँ छोटे मोटे पुलिस वाले से वो डरते नहीं थे, वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अच्छा 1903 में दूसरा क्या होता है, दिल्ली दरबार लगता है। तीसरा कब लगा दिल्ली दरबार, तो 1911 में लगा। और जब 1911 में लगा तो उस समय मैंने आपसे पढ़ाया था कि इस टाइम पर क्या होता है, पहली बार फर्स्ट टाइम क्या होता है, नेशनल एंथम गाया गया था। और हमारा नेशनल एंथम कौन सा है, जन गण मन अधिनायक। ये सबसे पहले कब गाया गया था, 1911 में। किसके लिए गाया गया था, तो जो ब्रिटेन का जो प्रिंस था, ब्रिटेन प्रिंस, क्या नाम था ब्रिटेन के प्रिंस का, तो जॉर्ज 5th, ठीक है, इसके लिए गाया गया था।
ठीक है। और लिखा किसने था, हमारा जो नेशनल एंथम किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर को क्या मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में पहला भारत की तरफ से लिटरेचर में गीतांजलि बुक के लिए क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। और अभी रिसेंटली इस साल भी क्या दिए गए, नोबेल प्राइज दिए गए। आप सभी को उनके नाम याद रखने हैं। और उसके बाद अगर रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आ गया तो मैं थोड़ा सा एक पॉइंट बता देता हूं, अच्छे से याद कर लेना कि रविंद्रनाथ टैगोर को जब ये पैसे मिले थे 1921 में, उन पैसों से उन्होंने कॉलेज बनाया जिसने को हमने नाम दिया विश्व भारती कॉलेज। 1951 में वो कॉलेज क्या बन गया, यूनिवर्सिटी बन गया। और आज उस यूनिवर्सिटी के अंदर एक लाइब्रेरी बनी हुई है शांति निकेतन नाम से। उस शांति निकेतन को आज हमने क्या दिया, उसको नाम दे दिया गया 41st यूनेस्को हेरिटेज साइट। आप लोगों ने देखा होगा एक यूनेस्को हेरिटेज साइट की एक अलग से एक वीडियो डाली हुई है अपने यूट्यूब चैनल पर, उसके अंदर भी आपको बताया गया होगा कि 41st क्या बनता है, तो क्या बनता है, शांति निकेतन। अगर 42nd पूछे तो होयसाला टेम्पल्स, वो सब वहां से लिंक कर लेना आप, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब क्या होता है, किंग ऑफ इंडिया दे दिया गया। जैसे किंग ऑफ इंडिया को दिया गया या किंग ऑफ इंडिया कहा गया, गांधी जी ने क्या करना शुरू कर दिया, यहाँ पर मूवमेंट करना शुरू कर दिया। और याद रखना गांधी जी को किस नाम से जाना जाता है, तो गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन भी कहते हैं। और फादर ऑफ द नेशन कहने वाले कौन थे, तो वो कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। सबसे पहले हम आ जाते हैं कि सबसे पहले वो जो मूवमेंट करते हैं वो कौन सा होता है, तो फ्रीडम मूवमेंट ऑफ द महात्मा गांधी इंक्लूड्स चंपारण सत्याग्रह या चंपारण मूवमेंट। सबसे पहला जो मूवमेंट होता है वो कौन सा होता है, चंपारण, ठीक है। फिर कौन सा होता है, खेड़ा। फिर कौन सा होता है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। फिर कौन सा होता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फिर कौन सा होता है, तो उसके बाद सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। और उसके बाद कौन सा होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो टोटल 6 मूवमेंट होते हैं, 3 स्मॉल स्केल पे, 3 लार्ज स्केल पे, ठीक है। तो सारे के सारे क्या कह सकता हूं मैं, सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि सबसे पहला कौन सा था, चंपारण। चंपारण आप लोगों को पता होगा, चंपारण में गांधी जी को बुलाया किसने था, तो उसका नाम याद रखना, राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला के कहने पर गांधी जी वहां पर गए थे, ठीक है। गांधी जी की वहां पर मुलाकात किससे हुई, गांधी जी किससे मिले, तो गांधी जी वहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिले। किससे मिले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आगे चलकर भारत के पहले क्या बने, प्रेसिडेंट बने, ठीक है। वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर जो किसान थे उनसे जमीन के 3/20 पार्ट पर जबरदस्ती क्या उगाया जाता था, तो वहां पर नील यानी कि इंडिगो की फार्मिंग करवाई जाती थी। अब आप लोगों को पता है कि इंडिगो की फार्मिंग में क्या होता है कि एक बार अगर फसल हो गई तो दोबारा उस जमीन के ऊपर फसल दूसरी हो ही नहीं सकती, वो बिल्कुल क्या हो जाती है, जमीन अनफर्टाइल हो जाती है। तो अंग्रेज क्या करते थे, या जो मिल मालिक होते थे, या जो क्या कह सकता हूं मैं, उनको जमींदार होते थे, वो क्या करते थे, उनसे किसानों के 3/20 पार्ट पर, जमीन के 3 टुकड़े पर, ठीक है, क्या करते थे, 3/20 पर नील यानी कि इंडिगो की फार्मिंग करवाते थे। हालांकि उस टाइम पर ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था और वहां पर आर्टिफिशियल कलर आ चुके थे, उसके बाद भी उन लोगों से ऐसा करवाया जाता था तो वो देने से मना कर देते हैं। और उसके बाद गांधी जी को वहां बुलाया जाता है। बुलाने वाला कौन था, राजकुमार शुक्ला। वहां पर गांधी जी मिलते किससे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। वहां पर एक मूवमेंट होता है सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए लड़ाई करना। और गांधी जी के जीवन के 3 प्रिंसिपल थे, आप लोगों को पता होना चाहिए, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह। सत्य का मतलब झूठ नहीं बोलना, कभी भी हमेशा सच बोलना, ठीक है। अहिंसा मतलब कि नॉन वायलेंस, और सत्याग्रह मतलब सच के लिए अड़ जाना, अड़िग रहना, ठीक है। गांधी जी ऐसा ही करते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, केस वगैरह चलता है, वो जीत जाते हैं और वहां पर जो किसान होते हैं उनके ये सारा का सारा माफ कर दिया जाता है और गांधी जी की थोड़ी सी इज्जत बढ़ जाती है। उसके बाद क्या होता है, लोग जानने लगते हैं, कहने का मतलब। फिर एक दूसरा मूवमेंट होता है, कौन सा, खेड़ा मूवमेंट 1918। खेड़ा मूवमेंट क्या होता है, तो खेड़ा में क्या होता है, तो याद रखना खेड़ा कहाँ की जगह है, तो खेड़ा अहमदाबाद गुजरात में एक जगह है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, गुजरात के अंदर इस खेड़ा में गुजरात में हुआ क्या कि यहाँ पर एक समुदाय यानी कि एक कम्युनिटी रहती है, पटेल कम्युनिटी। आपने नाम सुना होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। वो उनकी मुलाकात वहीं पर हुई थी, किससे, महात्मा गांधी से। वहां पर क्या हुआ, हैवी रेन की वजह से, फ्लड वगैरह आने की वजह से, ओले गिरने की वजह से फसल हो गई खराब। अब जब खराब हो गई तो वो किसान जो बेचारे गरीब थे वो पैसा देने में तो कैपेबल थे नहीं, तो उनको लगा कि किसे बुला लेना चाहिए, महात्मा गांधी को, कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो सिंपल मूवमेंट करके भी अंग्रेजों की बात से अपनी बातें मनवा लेता है। वो गांधी जी को बुलाते हैं, गांधी जी मूवमेंट करते हैं, बाद में बात बनती है कि जो गरीब किसान है वो पैसा ना दे, जो कैपेबल है देने में वो पैसा दे दे। तो धीरे धीरे गांधी जी की थोड़ी सी और इमेज बन जाती है कि हाँ कोई ऐसा बंदा है कि जो लोगों को साथ बैठाकर और सत्याग्रह का यूज करके ऐसा कर सकता है, ठीक है। फिर यहां से गांधी जी का मूवमेंट सक्सेसफुल हो गया। फिर तीसरा मूवमेंट होता है कौन सा, तो तीसरा मूवमेंट होता है
उसी सीक्वेंस के अंदर कौन सा, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। कौन सा होता है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में क्या होता है कि जो अहमदाबाद के अंदर जो बहुत सारी मिल्स बनी हुई थी, समझना, उस मिल्स के अंदर क्या हुआ, मैंने कहा कि एक तरफ कौन है, एक तरफ है मिल वर्कर, ठीक है, और एक तरफ कौन है, मिल के ओनर। हुआ क्या, उस टाइम पीरियड में 1914 से 18 के बीच में एक तो वर्ल्ड वार चल रहा था, ठीक है, वैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कह सकता हूँ महंगाई बढ़ी हुई थी। दूसरा क्या चल रहा था यहाँ पर, उस जगह पर अहमदाबाद के अंदर क्या हो रखा था, तो वहाँ पर प्लेग फैला हुआ था, ठीक है। और जब प्लेग फैला हुआ था तो वहाँ के किसानों, वहाँ के वर्कर्स ने काम करने से मना कर दिया। और जब मना कर दिया तो उनसे कहा गया मिल ओनर ने कि हम तुम्हें क्या करेंगे, मान लो 100 रुपए उनकी सैलरी है, तो उनसे कहा गया कि तुम्हें कितना पैसा दे देंगे, 70% इंक्रीमेंट करके 170 रुपए, 170 रुपए दे देंगे। ये एग्री कर जाते हैं काम करने के लिए। फिर क्या होता है, 1918 की बात है ये, 1919 आते आते वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो चुका होता है, सब सही हो जाता है, प्लेग भी खत्म हो जाता है। ये कहते हैं कि हमारी ये जो मिल ओनर है वो कहते हैं कि अब तुम्हारी सैलरी 100 रुपए से कितनी कर दी जाएगी, 20% बढ़ाकर 120 रुपए कर देंगे फॉर एग्जाम्पल। ये कहते हैं कि नहीं, हमें 120 नहीं चाहिए, मिल वर्कर कहते हैं कि हमें 20 नहीं चाहिए, हमें कितने चाहिए, हमें लगभग, अगर 100 रुपए हमारी सैलरी है तो इसका लगभग 50% तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इन दोनों के बीच हो जाता है डिस्प्यूट। और जब डिस्प्यूट हो जाता है तो उनको लगता है कि एक पर्सन है जो इस मामले को सुलझा सकता है, और वो कौन है, महात्मा गांधी। तो ये सारे मिलकर गांधी जी को बुला लेते हैं, गांधी जी आते हैं, सत्याग्रह करते हैं, वो नहीं मानते तो यहीं पर गांधी जी पहला क्या करते हैं, हंगर स्ट्राइक। तो याद रखना, गांधी जी ने अपने जीवन का पहले भूख हड़ताल कहाँ पे की होती है, हंगर स्ट्राइक कहाँ पे की होती है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के अंदर। फिर उसके बाद मान जाते हैं मिल ओनर, और बात होती है कि कितना % बढ़ा दिया जाएगा, 33% इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा, यानी कि 100 के 133 कर दिए जाएंगे। तो दोनों खुश हो जाते हैं और काम करने लगते हैं। उसके बाद धीरे धीरे गांधी जी की इमेज बनने लगती है। फिर क्या होता है, उसके बाद एक मूवमेंट आता है, कौन सा, खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, 1919 में। और खिलाफत मूवमेंट से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि उस टाइम पर क्या हुआ था, जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो जाता है। और जलियांवाला बाग इंसिडेंट में आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो मासूम लोग थे मारे गए थे। जब मारे गए थे तो उसके बाद गांधी जी दुखी हो जाते हैं, गांधी जी केस लड़ते हैं। गांधी जी केस लड़ते हैं तो उस समय कमेटी भी बनाई जाती है, ठीक है, हंटर कमीशन मैंने बताया था। उसके बाद क्या होता है, कोर्ट के अंदर उसको जनरल डायर को बाइज्जत छोड़ दिया जाता है। जब छोड़ दिया जाता है तो गांधी जी क्या करते हैं, केसर हिंद का टाइटल वापस कर देते हैं। और वापस करने के बाद वो क्या करते हैं, एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। और उस मूवमेंट का नाम क्या था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। लेकिन उससे पहले एक मूवमेंट पहले से स्टार्ट हो चुका होता है, कौन सा, खिलाफत मूवमेंट। और खिलाफत मूवमेंट क्या था, तो समझना, खिलाफत मूवमेंट क्या था, मैंने कहा कि यहां पर एक यूरोप और एशिया के बीच में एक कंट्री हुआ करती थी जिसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल। क्या हुआ करता था, कॉन्स्टेंटिनोपल। इस कॉन्स्टेंटिनोपल पे 1453 में मुस्लिमों ने रूल कर लिया। और रूल करने के बाद इसका नाम रख दिया ओटोमन एम्पायर। समझना, इसका नाम क्या रख दिया, ओटोमन एम्पायर, जिसे आज एट प्रेजेंट हम किस नाम से जानते हैं, तो एट प्रेजेंट हम इसे जानते हैं टर्की के नाम से, ठीक है, टर्की कहते हैं। जब इस पे रूल कर लिया तो जैसे मुसलमान यहां पर जीते ओटोमन एम्पायर, तो यहां का जो राजा था उसने अपने आप को क्या नाम दे दिया, खलीफा नाम दे दिया। और जो मुस्लिम्स में खलीफा होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि मुसलमानों का स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल लीडर। और जब उसने अपने आप को खलीफा अनाउंस कर दिया तो पूरी दुनिया के मुसलमान उनकी पूजा करने लगे, उनका कहा मानने लगे। अब क्या हुआ, 1914 से 1918 के बीच में आपने पढ़ा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था। और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर आपने देखा दो ग्रुप बने हुए थे, सेंट्रल पावर ऑफ द अलाइज। उसके अंदर एक तरफ कौन होता है, ब्रिटेन होता है, फ्रांस होता है, उसके साथ कौन होता है, यूएसए होता है, रशिया होता है, ये सारे होते हैं। एक तरफ कौन होता है, तो एक तरफ होता है हमारा कौन सा, ऑस्ट्रिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया के बाद कौन होता है, हंगरी। हंगरी के बाद कौन होता है इसके साथ, तो ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की। टर्की का पहले नाम क्या था जिस समय ये उसमें था, ओटोमन एम्पायर। तो हुआ क्या कि ब्रिटिशर्स ने कह दिया कि अगर हम जीते तो हम क्या करेंगे, इस टर्की या इस ओटोमन एम्पायर के खलीफा की पोस्ट को खत्म कर देंगे। और उन्होंने जैसे कहा कि खलीफा की पोस्ट को खत्म कर देंगे तो दुनिया भर के जो मुसलमान थे वो नाराज हो गए। और भारत के मुसलमानों ने भी एक मूवमेंट किया जिसे हम क्या कहते हैं, खिलाफत मूवमेंट। तो अगर आपसे पूछे खिलाफत मूवमेंट क्या था, तो समझ जाना, खिलाफत मूवमेंट भारत के मुसलमानों के द्वारा अपने खलीफा को हटाए जाने के अपोज में जो मूवमेंट किया गया था उसे हम खिलाफत मूवमेंट कहते हैं। कब से कब
कब तक चला, 1919 से लेकर 1922। क्यों? क्योंकि 22 में क्या होता है, उसकी पोस्ट को हटा दिया जाता है। जो पोस्ट ही हटा दी तो मूवमेंट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर पूछे भारत में वो मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था, तो भारत में मूवमेंट स्टार्ट करने वाले थे अली ब्रदर्स। ठीक है, कौन थे? अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें। ठीक है, और ये जो दोनों के ये जो पार्टी थी, इसको लीड कौन कर रहा था, तो याद रखना गांधी जी उस समय नॉन कोऑपरेशन चला रहे थे, वो लोग ये चला रहे थे। गांधी जी ने दोनों को मिलाकर एक साथ चलने की सोची और उनके क्या बन गए, हेड बन जाते हैं, उनको लीड करते हुए आगे चलते हैं। ठीक है, और उसके साथ गांधी जी का कौन सा मूवमेंट चल रहा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या होता है, तो आपको पता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब से स्टार्ट हुआ था, 1920 से। कब से स्टार्ट होता है, 1920 से। और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है उसमें गांधी जी, याद रखना, 1 अगस्त 1920 से स्टार्ट होता है। गांधी जी प्रॉमिस करते हैं कि अगर हम जीते तो मैं 1 साल के अंदर आज़ादी दिला दूंगा। लेकिन ये मूवमेंट फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है? क्योंकि 1922 में, ठीक है, फरवरी 1922 में क्या होता है, आपने एक नाम सुना होगा, चोरा चोरी। ठीक है, ये जो चोरा चोरी नाम की जगह है, ये कहां पर है, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर। वहां पर क्या होता है कि इंसिडेंट हो जाता है कि जो भीड़ होती है वो क्या करती है, एक रेलवे स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में आग लगा देती है। और जब आग लगा देती है तो उसमें 22 पुलिस वाले मारे जाते हैं। जब मारे जाते हैं तो गांधी जी नाराज हो जाते हैं और मूवमेंट को वापस खींच लेते हैं। क्यों? विड्रॉ कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने कहा था कैसा मूवमेंट है, नॉन वॉयलेंस वाला मूवमेंट है। लेकिन उसमें जब हिंसा हो जाती है, वॉयलेंस हो जाती है, तो गांधी उसको खींच लेते हैं। और उसके बाद गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है 10 मार्च 1922। और गांधी जी को 6 साल के लिए कहां डाल दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, और गांधी जैसे 6 साल के लिए जेल में चले गए तो एक बात और ध्यान रखना यहां से कि गांधी जी ने कांग्रेस के जो सेशन होते थे, याद रखना, कांग्रेस के सेशन में कई बार पूछता है कि किस समय कौन प्रेसिडेंट था। गांधी जी एक बार प्रेसिडेंट बने थे, बस फर्स्ट टाइम। कब बने थे? 1924 में बने थे। और कई बार ये आप लोग सोचोगे कि जब वो 1922 से 28 तक जेल में थे तो 24 में कैसे बन गए। तो याद रखना, गांधी जी जेल से बाहर आ जाते हैं, उनको कोई इलनेस होती है, कोई बीमारी होती है, तो ऑपरेशन वगैरह कराने के लिए बाहर आते हैं। तो बाहर आते हैं तो उसी समय उनको क्या बना दिया जाता है, कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। तो गांधी जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट कितनी बार बने? एक बार बने। कब बने? 1924 में। ठीक है, कहां पर? बेलगांव में जब उसका सेशन होता है तब बनते हैं। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद धीरे धीरे टाइम पास होता है। गांधी जी क्या करते हैं, ठीक है, ये सेम वही अली ब्रदर्स और ये गांधी जी क्या करते हैं, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट लेकर आते हैं। और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट कब लेकर आते हैं? 1930। इसे हम क्या कहते हैं, तो हमने इसमें क्या किया था, इसको डांडी मार्च भी कहते हैं। हुआ क्या था इसमें, गांधी जी ने साबरमती आश्रम से चलना शुरू किया, साबरमती आश्रम से चलना शुरू किया। और इधर कौन सा है, डांडी, जो कहाँ की जगह है, गुजरात में। यहाँ से जब चले, जो टोटल कितने लोग थे, 78 लोग थे उनके साथ। अगर टोटल पूछे तो +1 भी कर देना, एक गांधी भी थे और एक 78 अलग से हो गए, टोटल 79 हो गए। ठीक है, कब चले थे यहाँ से, तो याद रखना, यहाँ से 12 मार्च को चलना शुरू किया था। पहुंचे कब थे, तो 6 अप्रैल को यहाँ पर पहुंचे थे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। कितने किलोमीटर था, लगभग 375 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस होती है। लगभग 24 डेज में इसमें वो लोग पहुंच जाते हैं। ठीक है, और वहां पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ दिया। और जैसे तोड़ दिया तो पुलिस वालों ने दोबारा से अरेस्ट करके कहां डाल दिया, जेल में डाल दिया। ये होता है उनका दूसरा बड़े लेवल का मूवमेंट। और इसमें गांधी जी ने नमक को ही क्यों चुना, तो याद रखना, नमक घर घर में यूज होने वाली चीज है, इसलिए गांधी जी ने नमक को चुना। और अगर पूछे सबसे ज्यादा वुमेन्स ने किसमें पार्टिसिपेट किया, तो इसी में पार्टिसिपेट किया होता है। फिर तीसरा मूवमेंट कौन सा होता है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि एक बहुत बड़े लेवल का मूवमेंट होता है 1942 में। और गांधी जी क्या करते हैं, इस मूवमेंट के अंदर सीधा कह देते हैं कि अब नॉन वायलेंस नहीं करनी, अब हमें क्या करना है, वायलेंस करनी है। और पहला इसका गांधी जी का मूवमेंट होता है जिसमें गांधी जी वायलेंस के बारे में कहते हैं। यानी कि गांधी जी अब क्या बन चुके हैं, तो मैं कह सकता हूं कि गांधी जी अब KGF के रॉकी बन चुके हैं। उनको सिर्फ वायलेंस ही पसंद आ रही है। क्यों? क्योंकि अभी क्या है, सारे के सारे जो वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा है उस टाइम पर, ये टाइम पीरियड कौन सा है, 1942 का। तो याद रखना, ये टाइम पीरियड कौन सा है, 1942। और उस समय 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था। सारी सेना आर्मी वहां गई हुई थी। अंग्रेज चाह रहे थे हमें सेना के लिए आदमी दे दो। गांधी जी ने कहा नहीं, कौन सा मूवमेंट है, करो या मरो, डू और डाई। और उसके बाद क्या होता है कि ब्रिटिशर्स परेशान हो जाते हैं और हमें एक डेट दे देते हैं कि हम तुम्हें 1950 तक आज़ाद कर देंगे। और उसके बाद उन्होंने 1950 तक हमें क्या कर दिया, 1947 में हमें जैसे भी करके इंडिपेंडेंस मिल भी गई। ठीक है, तो ये सारे के सारे मूवमेंट गांधी जी के जो हुए थे उनको याद रखना।
और एक बात और ध्यान रखना, जब ये मूवमेंट हुआ था उसी समय एक ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन जीरो आवर, ठीक है, ऑपरेशन जीरो आवर। आपको पता होना चाहिए क्या था कि जिस दिन गांधी जी ने ये वहाँ से पुणे से अनाउंस किया था क्विट इंडिया मूवमेंट, उसी दिन क्या हुआ था, उसी दिन अंग्रेजों ने इन सभी को अरेस्ट करना शुरू कर दिया था और इनको नज़रबंद कर दिया गया था, ठीक है। अहमदाबाद के किले वगैरह में इनको छुपा दिया गया था ताकि मूवमेंट ज़्यादा ना भड़के, ठीक है ना। तो ऑपरेशन जीरो आवर पूछे तो भी किससे रिलेट करता है, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय पर जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट करके और उनको नज़रबंद करने से रिलेट करता है, ठीक है। और एक नारा और दिया जाता है इस क्विट इंडिया मूवमेंट में, मैं भी गांधी। हर सब बच्चा क्या कहने लगता है कि मैं भी गांधी, मुझे भी उठाकर जेल में डाल दो, ठीक है। लास्ट में परेशान होकर हमें एक डेट मिल जाती है 1950 और ये मूवमेंट गांधी जी थोड़े टाइम के बाद विड्रॉ भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पर लिखा भी है ऑपरेशन जीरो आवर वाज स्टार्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू अरेस्ट द लीडर्स ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। और ये सारे के सारे मूवमेंट चलाता है कौन, महात्मा गांधी। और लास्ट में क्या होता है, हमें 1947 में इंडिपेंडेंट मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर पूछे कि इस साल क्या क्या न्यूज़ में है इस गांधी जी से रिलेट करता हुआ, तो याद रखना गांधी जी से रिलेट करता हुआ क्या क्या है। हाँ, हालांकि मैंने बेसिक क्वेश्चंस नहीं बताए हैं, जैसे आप लोगों को इतना तो पता ही होगा गांधी जी का जन्म कब हुआ था। गांधी जी का जो जन्म था वो कब हुआ था, तो ये तो आई थिंक सभी को पता होगा, 2 अक्टूबर 1869। और उसके बाद आपको पता होगा कि इनकी डेथ कब हुई थी, तो इनकी डेथ कब हुई थी 30 जनवरी 1948, जब नाथूराम गोडसे द्वारा इनको गोली मार दी जाती है, ठीक है। उसके बाद इनके फादर मदर ये सब नाम आप लोग एटलीस्ट याद रख लेना, ठीक है। वाइफ का नाम क्या था, फादर का नाम क्या था, मदर का नाम क्या था, ये सब क्वेश्चंस भी कई बार कॉमनली पूछ लेता है आप लोगों के एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद करंट में न्यूज़ में क्या है, तो समझना, एक तो मैंने बता दिया कि वो जो इंसिडेंट था वो पूरा का पूरा क्या था, नेल्सन मंडेला वाला। दूसरा क्या न्यूज़ में है, तो 1 तारीख 1 घंटा एक साथ आपसे पूछेगा, 1 तारीख 1 घंटा एक साथ क्या है, तो ये क्या है, इस बार की 2 अक्टूबर को जो गांधी जयंती थी ना, उस गांधी जयंती की क्या है, थीम है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। उसके बाद दूसरा कौन सा है, रिजर्व बैंक के ऊपर पूछे गांधी जी के नोट कब आने शुरू हुए थे, तो याद रखना 1969 में पहली बार गांधी जी के नोट या गांधी जी की फोटो नोट पर आनी स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद एक न्यूज़ में क्या है, तो लास्ट ईयर जो यूएन है हमारा, यूनाइटेड नेशन, जो कि बना कब होता है, यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर 1945। इसका और 24 अक्टूबर को क्या बनाते हैं, यूएन डे बनाते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो याद रखना न्यूयॉर्क में उसका हेडक्वार्टर है। और उस हेडक्वार्टर में लास्ट ईयर गांधी जी का स्टेचू लगाया गया था, इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। यूएन के अंदर गांधी इंडिया की तरफ से एक ही पर्सन का वहां पर स्टेचू, और वो कौन है, महात्मा गांधी। उसके बाद याद रखना जो हमारी पॉलिटी है उसके अंदर भी गांधी जी से रिलेट करते हुए बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, जैसे कुछ आर्टिकल्स है जिनको हम क्या कहते हैं, डीपीएसपी के गांधीयन प्रिंसिपल। गांधीयन प्रिंसिपल का मतलब वो आर्टिकल जो गांधी जी की विचारधारा पे बेस्ड है। जैसे आर्टिकल 43 क्या कहता है, इक्वल वेजेस मिलना चाहिए इक्वल वर्क के लिए, या मैं ये भी कह सकता हूँ इसके अंदर 43 में क्या लिखा है कि लिविंग वेज मिलना चाहिए किसी पर्सन को। इक्वल वेजेस वाला 39 वाले में लिखा है, ठीक है, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। या इसमें ये कह सकता हूँ आर्टिकल 43 में क्या लिखा है, लिविंग वेज मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 43 के बी में क्या लिखा है, तो 43 के बी में लिखा है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, इनको सरकार प्रमोट करेगी। उसके बाद कौन सा है, आर्टिकल 46। फिर कौन सा, आर्टिकल 47 क्या कहता है, बैन ऑन द एल्कोहल, या कह सकता हूँ कि एल्कोहल या फिर इंजूरियस टू द हेल्थ जो प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर बैन लगाना। और 48 क्या कहता है, तो 48 आपने पढ़ा होगा किससे रिलेट करता है, तो एनिमल हस्बेंड्री, और दूसरा कौन सा है, एग्रीकल्चर, ठीक है। ये सारे के सारे आर्टिकल किससे लिए हुए हैं, गांधीयन प्रिंसिपल से। इनको भी ध्यान रखना, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि देश की आत्मा गांव में बसती है, तो जब मूवमेंट नहीं करते थे तो गांव में होते थे, जब मूवमेंट करते थे तो शहरों में चले जाते थे। इन बातों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद अगर पूछे कौन कौन से टाइटल्स उनको मिले हुए हैं, तो इट वॉज अवॉर्डेड बाय द गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड 1916 तक। 1915 में कौन सा मिला था इनको, तो अभी जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कौन सा, केसरे हिंद का टाइटल इनको दिया जाता है, ठीक है।
ड्यूरिंग द बोर वार के अंदर, ठीक है। उसके बाद कौन सा था, फादर ऑफ द नेशन। इनको फादर ऑफ नेशन किसने कहा था, तो याद रखना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इनको क्या कहा था, फादर ऑफ द नेशन कहा था, ठीक है। उसके बाद गांधी फर्स्ट आश्रम कहाँ पर था, इंडिया में एस्टेब्लिश्ड होता है अहमदाबाद के अंदर, किसमें, कोचराब में। बाद में इसको शिफ्ट कर दिया जाता है 1917 में, कहाँ पर, साबरमती में। पहले कहाँ पर खुलता है, तो पहले यहाँ पर ओपन होता है, आज के दिन यहाँ पे है, ठीक है, थोड़ा सा दूर है इससे। उसके बाद ध्यान रखना ये जितने भी क्वेश्चंस थे जो न्यूज़ में थे, ठीक है, उनको थोड़ा सा हमें याद रखना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।